गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूनम टंडेजा आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज अपने बीएड फर्स्ट ईयर का कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का जो टॉपिक चल रही है उसका नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर contemporary India and education। Contemporary India and education। Contemporary India and education। कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उसमें टॉपिक है कि शिक्षा और मूलभूत अधिकार एवं कर्तव्य। शिक्षा और मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। शिक्षा और मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। शिक्षा और मूलभूत अधिकार व कर्तव्य। स्टूडेंट्स, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही योगदान देती है, क्योंकि शिक्षा कहते एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानवीय मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। प्राचीन काल में शिक्षा के माध्यम से कहते धर्म एवं आध्यात्मिक विकास जो थे वो संपन्न किए जाते थे। कहते हैं क्योंकि शिक्षा जो है वो धर्म की क्या है, सहगामिनी है। शिक्षा कहते हैं धर्म की क्या है, सहगामिनी है। शिक्षा धर्म की सहगामिनी, यानी शिक्षा जो है धर्म के साथ साथ चलती है, सहगामिनी, साथ में गमन करती है, साथ में चलती है। वर्तमान समय में यही शिक्षा मूलभूत अधिकारों और कर्तव्यों का विकास करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है, जो वर्तमान समय है। क्योंकि वर्तमान जो युग है वो क्रांतिकारी और जागरूकता का युग है। आज जिस देश के नागरिक जितना अधिक शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं आगे है, उस देश का आर्थिक विकास उतना ही आगे निकल रहा है, क्योंकि वहाँ अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति वो सजग है। अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति वो बहुत ही अधिक सजग है। यदि वर्तमान समय में अमेरिका के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचे है, क्योंकि वहाँ अधिकारों और कर्तव्य लोग जानते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि शिक्षा का जागरूकता भारत में ज्यादा बढ़ेगी तो भारत के लोग भी कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक होंगे, और ये सारा काम शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। आर्थिक कहते उतार चढ़ाव होते हैं, परंतु कहते अनेक विकसित देशों के आर्थिक विकास में कहते मूल में शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका को हम स्वीकार कर सकते हैं। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को हम स्वीकार करते हैं। शिक्षा के अंतर्गत ही कहते हैं मानव विज्ञान तकनीक के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है तथा उसका प्रयोग करके जीवन में उत्पादन को अधिकतम और आत्म संतुष्टि प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान युग में शिक्षा को मूलभूत अधिकारों एवं कर्तव्यों के विकास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसका कंक्लूजन यही है कि शिक्षा के माध्यम से हम मूल अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक से अधिक हम सजग हो सकते हैं। अगर हमें शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो हम अपने जो अधिकार है ना तो उनको जान पा सकते हैं और ना जो हमारे कर्तव्य
क्योंकि कहते हैं अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर हमने अधिकारों को हमें कुछ जीने का अधिकार है तो हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि दूसरों को भी जीवित रखें, दूसरों को भी जीने का अधिकार दें। हमें घूमने का, भाषण देने का, स्वतंत्रता का, समानता का, हर तरह का अधिकार है। लेकिन साथ साथ हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि इन अधिकारों का पोषण करने के लिए हम ये सारी शिक्षा के माध्यम से जागरूकता रखें और अधिकार और कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करें। ये नहीं कि अधिकारों का तो हमारा हक है, हम ले लें, लेकिन कर्तव्य के लिए हम पीछे हट जाए। हमें देश की रक्षा करना, पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना, ये हमारा एक अहम कर्तव्य है। लेकिन हम इस कर्तव्य से कहीं ना कहीं छूट रही हैं। हमें सब जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमें अधिकारों के बारे में तो पता है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है ना, उसके जैसे साफ सफाई के बारे में आजकल ये कोरोना का काल चल रहा है, उसमें क्या है कि साफ सफाई का जितना हम अधिक ध्यान रखेंगे, यही ये प्रिकॉशंस जितने रखेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अब मास्क है बहुत, अब एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको स्टूडेंट्स कि मास्क है बहुत ही अनिवार्य है मास्क, लेकिन क्या कहते हैं जो यूज एंड थ्रो वाले मास्क है, लोग क्या करते हैं फिर यूज करने के बाद थ्रो कर देते हैं बाहर, और वो सड़कों पे जा रहा है, गलियों में जा रहा है, कचरे के अंदर जा रहा है, उससे क्या वायरस से फैलता है। बहुत सारी ऐसे कोरोना काल में जो इक्विपमेंट्स है, लोग क्या करते हैं यूज करने के बाद फेंक देते हैं सड़कों में। ये नहीं कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको जला दिया जाए या फिर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया जाए, ऐसा नहीं। वो अपना साफ करने के लिए दूसरों के घर के आगे गंद डाल देते हैं। ऐसे कहते नालियों में, सड़कों में, गलियों में अक्सर देखा जाता है। कहते लोग बड़े बड़े युद्ध को हार जाते हैं, नहीं लड़ते, और छोटी छोटी बातों के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल कि हमने अपना घर साफ किया, लेकिन हमने क्या किया कचरा पड़ोसियों के घर छोड़ दिया, तो क्या होगा, लड़ाई तो पड़ेगी। तो वही बात है कि हमें अधिकार है कि हम अपना साफ कर, लेकिन हम कर्तव्य नहीं निभाएंगे। तो ये कहते हैं शिक्षा के माध्यम से अगर हम शिक्षित हैं, हमारे मन में कहते जागरूकता है हमारे अंदर, और हमारा मस्तिष्क जो है वो बहुत आगे डेवलप है, तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम अधिकारों का पालन करेंगे वैसे वैसे ही हम कर्तव्यों के प्रति भी निष्ठावान रहेंगे। नेक्स्ट अपना आता है नीति निर्देशक कर्तव्य। नीति निर्देशक कर्तव्य। स्टूडेंट्स, जैसे मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं 12 से 35 तक, वैसे ही भाग 4 में, अपने संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक, 36 आर्टिकल से 51 तक नीति निर्देशक कर्तव्य दिए गए हैं, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक हैं, और ये गांधी जी के विचारों पर भी अमल करने, वास्तविकता को लाने के लिए दिए गए हैं। और इसके ऊपर कोई भी कानूनी रूप से ये वैध नहीं है, कानूनी शक्ति को नहीं प्राप्त है। ये क्या है, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। अब अपने सीक्वेंस एनालिसिस को करेंगे स्टूडेंट्स। कहते हैं भाग 4 संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 और 36 से 51 तक क्या दिए हैं, नीति निर्देशक कर्तव्य दिए गए हैं। और एक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से ये नीति निर्देशक कर्तव्य है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। राज्य में जो अधिकार है ये कहते हैं न्यायालय में, यानी न्यायालय में अगर इसका पालन ना करें तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अगर मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती है तो हम किसकी शरण लेते हैं, हम शरण लेते हैं न्यायालय की। लेकिन अगर नीति निर्देशक कर्तव्य का
नहीं ले सकते, क्योंकि सिर्फ ये लोक कल्याणकारी हित के लिए दिए गए हैं। हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ये कहते सिर्फ लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए राज्य का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और जो इसके अनुच्छेद है वो देखिए 36 तो है कि नीति निर्देश तब तक होने चाहिए। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है, अब सीक्वेंस वाइज अपने लिखते हैं। अनुच्छेद जो है 36, ये 36 तो सिर्फ कहते हैं कि नीति निर्देश तब तक होने चाहिए। अनुच्छेद जो 37 है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, न्यायालय की शरण में हम नहीं दे सकते, लेकिन देश के शासन संचालन एवं नियमन में लागू करने के लिए राज्य सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वह इनको लागू करे। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य को लोक कल्याण की, अनुच्छेद आर्टिकल 38 कहते हैं कि लोक कल्याण की दृष्टि में, लोक कल्याण की दृष्टि में अभिवृद्धि के लिए इसकी स्थापना करने का उद्देश्य। 38 है लोक कल्याण की दृष्टि, लोक कल्याणकारी, छोटे कितना भी ले सकते हैं ये, लोक कल्याणकारी। 39 अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। सभी पुरुषों और स्त्रियों को, नागरिकों को जीविका प्राप्त करने के समान अवसर। आर्टिकल 39 कहता है सभी पुरुषों व स्त्रियों को जीविका प्राप्त करने के, समान अवसर, यानी कोई भी व्यक्ति जीविका प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकता। अगर उसकी योग्यता है, चाहे वो मजदूरी करे या वो शिक्षित करे, कुछ भी ऐसा करे तो उसमें वो कर सकता है। अब कहते हैं एक अनुच्छेद 39 जोड़ा गया जो राज्य को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दिया गया। अब 39 एक जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक यानी न्यायालय की विधिक सहायता, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं स्टार लगा रही हूं, इंपॉर्टेंट भी है। अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 है कि नागरिकों को कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायक उपलब्ध कराने का अधिकार देने की बात की है। नागरिक कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायक। 41 नागरिकों को
और मनोवांछित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता संबंधी निर्देश देता है। न्याय संगत 41-42 कह रहा है काम की न्याय संगता भी एक समान, काम की न्याय संगता और मनोवांछित दिशाओं तथा मैटरनिटी लीव यानी प्रस्तुति सहायता देने की बात कर रहा है अनुच्छेद 42। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43। कामगारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन स्तर और अवकाश के संपूर्ण उपभोग से संबंधित आर्थिक संगठन का निर्देश राज्य सरकार देता है। कामगारों के काम 43 कह रहे हैं कि कामगारों के ये कामगारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी व उचित जीवन स्तर की बात कर रहा है अनुच्छेद 43। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में एक और इसमें संशोधित किया गया अनुच्छेद, इसमें और संशोधित किया गया। इसमें कहा गया कि जो कामगार है वो किसी भी फैक्ट्री में कुछ शेयर होल्डर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसको 42वें संशोधन द्वारा 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधित 41 का एक अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि राज्यों को उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों से उचित निर्देश व हिस्सेदारी रखना ये नीति निर्देशक तत्व अपने आ रहे हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 स्टूडेंट्स यहाँ सारा कंप्लीट ही करेंगे, अपने पूरे नीति निर्देशक तत्व पूरे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 ये एक समान आचार संहिता एक समान आचार संहिता नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कभी चुनाव होते, चुनावों से पहले कुछ दिन के लिए आचार संहिता होती है, वो सभी लोगों के लिए एक समान है, सभी लोगों के लिए एक समान है। तो ये है कि इसमें जो दिल्ली में भी नेता सबके लिए एक समान की सिविल संहिता, एक समान की आचार संहिता, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मेरे स्टार लगा दिए। आगे है आर्टिकल
45 आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। बालक व बालिकाओं के लिए, बालक व बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक समान व एक समान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। एक समान अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकार भी बन गया, कर्तव्यों में भी आ गया, और किसमें आ गया, नीति निर्देशक तत्वों में भी ये आ गया। अनुच्छेद जो है आर्टिकल 46 कह रहा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के जो अन्य दुर्बल वर्ग है, शिक्षा और उनके संबंधित हितों की वृद्धि करना। अनुच्छेद जो आर्टिकल है 46 कह रहा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व देश के निर्बल व कमजोर लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था करना। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर के लिए, पोषाहार व जीवन स्तर के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 47 आर्टिकल पोषाहार व जीवन स्तर को उचित व स्वस्थ बनाना। उचित व स्वस्थ बनाना, ये है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन से संबंधित। 48 आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट है। कृषि व पशुपालन से संबंधित। कृषि व पशुपालन से संबंधित कहते हैं, इसमें कहते हैं 42वें संवैधानिक का संशोधन 1976 की धारा 10 में 48 क जोड़ा गया। यह अनुच्छेद जो है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों के लिए 48 क जो है, 48 क ये भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आर्टिकल। ये आर्टिकल कह रहा है अनुच्छेद जो 48 क है, पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीव का संरक्षण व सहायता। ये सारे 42वें संवैधानिक संशोधन 1946 में है, और धारा जो है 1976 42वां संविधान संशोधन धारा जो है वो 10 में कहा गया है। धारा किसमें कहा गया है? 10 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण 49 है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों
व वस्तुओं का संरक्षण। ये अनुच्छेद बता रहे हैं 1949 अनुच्छेद। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अलग अलग। अनुच्छेद जो 50 है आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं। आपको पता है कि सरकार के जो 3 अंग दिए गए हैं ये वाले, एक तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है वो कानूनों का निर्माण करती है और जो कार्यपालिका है इसे लागू करती है और न्यायपालिका क्या करती है, इसकी व्याख्या करती है। लेकिन अनुच्छेद 50 से स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कार्यपालिका जब लागू करती है, न्यायपालिका इसमें कोई दखल नहीं देगी और न्यायपालिका जो व्याख्या करेगी, कार्यपालिका इसके अंदर कोई भी दखल नहीं देगी। ये अनुच्छेद है 50 कह रहा है। अनुच्छेद 51 कह रहा है कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद आर्टिकल 51 कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी अनुच्छेद। ये कुछ अपने नीति निर्देशक तत्व हुए थे। स्टूडेंट्स एक बार मैं रिपीट कर दूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका कोई भी अगर एग्जाम आता है हमारा तो उसमें इसका महत्व और भी निकल के आता है। पहले तो ये है कि मैंने बताया कि संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में कानूनी तौर पर इसको परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद जो 36 है वो तो कह रहे नीति निर्देशक तत्व होने चाहिए। आर्टिकल 37 कहता है कि न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, अगर कोई पालन नहीं करता तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। आर्टिकल 38 कहते हैं कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। 39 कहते हैं कि सभी पुरुषों में स्त्रियों को जीविका प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। 42वें संवैधानिक संशोधन में एक अनुच्छेद 1976 में 39 का जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि यानी न्यायालय की निःशुल्क विधि का सहायता लेना किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 41 नागरिकों को कुछ मामलों में काम, शिक्षा और लोक सहायता देने का प्रावधान भी रखा गया है। 42 कह रहे हैं कि कायम की न्याय संगतता और मनोवांछित दशाओं में तथा प्रस्तुति सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। 43 कह रहे हैं कि कामगारों के लिए काम और निर्वाह मजदूरी व उचित जीवन स्तर की स्थापना करना। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 43 को जोड़ा गया, जिसमें राज्यों के उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों के उचित निर्देश व हिस्सेदारी रखना। उसके बाद अनुच्छेद 44 वेरी इंपॉर्टेंट है, एक समान आचार संहिता। आर्टिकल 45 कह रहा है कि बालक व बालिकाओं के लिए एक समान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकार भी आ गया, ये कर्तव्य भी आ गया और ये अपनी नीति निर्देशक तत्वों में भी आ गया। आर्टिकल 46 है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व देश के निर्बल व कमजोर लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करना। आर्टिकल 47 वेरी इंपॉर्टेंट, पोषणाहार व जीवन स्तर को उचित व स्वस्थ बनाना। आर्टिकल 48 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कृषि व पशुपालन से संबंधित। और 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में धारा 10 में 48 का एक जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवन का संरक्षण में सहायता प्रदान करना। 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों में वस्तुओं की संरक्षण करना। आर्टिकल 50 वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण करना। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा प्रदान करना।
तो स्टूडेंट्स जो अपने आज का ये जो टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व कॉन्टेम्परेरी इंडियन एजुकेशन में, इसके पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकल मैंने सारे लिखे और मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। और आप इसे नोट करके स्टूडेंट्स इसको याद करो, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन इसमें एक आधा आर्टिकल आता है। सो स्टूडेंट्स जो आज का टॉपिक है वो खत्म होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।